हेलो डियर स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंस्पायर एकेडमी में। देखिए स्टूडेंट्स, एससी पार्ट थर्ड का मैथमेटिक्स का सेशन 2022-23 का बैच अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने एग्जाम दिए बेटा, फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए, तो सारा जो सर्कुलेशन रहा वो सब कोविड के साथ रहा। पैटर्न तो यूनिवर्सिटी का वही था, सिलेबस सब कुछ वही था। पेपर जो एग्जाम में आ रहा था आप लोगों के पास, पेपर भी यूनिवर्सिटी का जो कोविड से पहले तो पेपर आता था, पैटर्न वही था। लेकिन बेटा आपको जो चॉइस वगैरह का ऑप्शन था, आपको जो पेपर अटेम्प्ट करने की जो बाध्यता थी, वो सारी हटी हुई थी, सारी हटी हुई थी कि आपको कहीं से भी 50% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, कैसे भी करके आपको 50% मार्क्स, तो पेपर के मैक्सिमम मार्क्स है कि 50% का कंटेंट अटेम्प्ट करना था। अपन वापस से एक बार जो पैटर्न है, एक्चुअल पैटर्न है यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज के जो पेपर है आपके पार्ट थर्ड में, के बारे में चर्चा करेंगे। और देन उनसे रिलेटेड जो बुक्स है हमारी, बुक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं। सीएससी पार्ट थर्ड, 22-23 सेशन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है बेटा, पैटर्न अपन मैथमेटिक्स के पैटर्न की बात करें तो जो अपनी यूनिवर्सिटीज है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है जो बच्चे इनसे रिलेटेड है। और अपन हर साल यही चीज बताते हैं कि इन चारों का सिलेबस लगभग सेम है, पेपर पूछने का जो पैटर्न है वो भी लगभग सेम है। ठीक है, और जो इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी है, उदयपुर यूनिवर्सिटी है, उनमें भी आपको घूम फिर के पेपर्स तो वही पढ़ने होते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन कोई जैसे पेपर फर्स्ट ईयर में है वहां पे, यहाँ सेकंड ईयर में, या यहाँ थर्ड ईयर में है, ठीक है, आगे पीछे करके पेपर्स तो वही पढ़ने होते हैं। पेपर पूछने का पैटर्न हो सकता है यहाँ से कुछ अलग हो, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज होती है बेटा वो कंटेंट होता है। अगर आपका कंटेंट बढ़िया से तैयार है तो आपको किसी भी तरह से किसी भी पैटर्न से पेपर पूछा जाए, आप उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, आपके हाथ में अगर शस्त्र हो तो आप हर लड़ाई के लिए फिर तैयार है। वो शस्त्र क्या है ना? कंटेंट। तो अदर यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ते हैं हमारे पास, सभी को पता है, तो भी यहाँ से कुछ सिलेबस अलग होता है कि हम एडिशनल क्लासेस लगवा करके उनका सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, तो सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, चलो अपन बात कर रहे हैं ये जो चार यूनिवर्सिटीज है उनके पैटर्न्स के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर जो है वो 3 पेपर्स पूछे जाते हैं। हर एक पेपर कितने नंबर का होता है बेटा? 40-40 नंबर का होता है। और लास्ट में एक प्रैक्टिकल जो आप 2 साल से देते आ रहे हैं, लेकिन 2 साल से आपने प्रैक्टिकल दिया, उसका पैटर्न अलग था और अब जो पैटर्न है वो अलग होगा। समझ में आ गई मेरी बात? 2 साल से तो क्या किया, रिकॉर्ड बनाया अपने दोस्तों से देख करके और सबमिट करा दिया, नंबर आ गए। लेकिन जो प्रैक्टिकल का एक्चुअल पैटर्न है उससे अब आपका एग्जाम होगा। अगर सारी स्थितियां सब कुछ सही रहा तो जो एक्चुअल पैटर्न है यूनिवर्सिटी का, उससे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है भैया, प्रैक्टिकल में अपन बात करेंगे, फिलहाल पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर्स 3 पेपर, हर एक पेपर किस यूनिट में डिवाइड है? 5 यूनिट्स में डिवाइड है। हर एक पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है। मतलब क्या, एक यूनिट कितने नंबर की हो गई? 8 मार्क्स। एक यूनिट कितने नंबर की हो गई? 8 मार्क्स की हो गई, 8 नंबर की हो। ठीक है, हर यूनिट में 8 नंबर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है।
और 5 यूनिट को अटेम्प्ट करते हुए आपको टोटल 40 नंबर का पेपर करना हो। ठीक है, अब पेपर का पैटर्न क्या होता है सर? हर एक यूनिट में आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे बेटा। हर एक यूनिट में कितने सवाल पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अभी लिख रहा हूं मैं, यूनिट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 8 मार्क्स का होगा बेटा, ये भी 8 मार्क्स का होगा, क्योंकि आपने 2 साल जो एग्जाम दिए हैं बेटा, वो रैंडमली जैसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई बाध्यता नहीं थी। इसीलिए एक बार पैटर्न को वापस से समझना जरूरी है, क्योंकि आप 2 साल उस पैटर्न से एग्जाम दे चुके हो, तो उसी के हैबिचुअल हो गए हो, तो उस चीज का आप शिकार ना हो, इसलिए एक बार वापस से अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। एक्चुअल पैटर्न ये है यूनिवर्सिटी, हमें इसके तहत चलना है अगर सारी स्थितियां सही रहती है। ठीक है बेटा, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से एक करना है। दोनों में से क्या करना है? एक करना है। अभी तक तो क्या था कि दोनों भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो होगा उसमें दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ऐसे 5 यूनिट्स को मिला करके आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 10। करने कितने? 5। लेकिन उसमें बाध्यता यह है कि हर यूनिट में से 2 में से एक ही क्वेश्चन। यूनिट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे यूनिट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट नंबर 4, 7, 8, 5, 9 और 10। तो हर एक क्वेश्चन यूनिट में 2 क्वेश्चन एक करना। क्लियर बात? पैटर्न समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा 40-40 नंबर के पेपर। हर एक पेपर में 5 यूनिट, हर एक यूनिट में पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल्स के बारे में। क्योंकि सभी मैच्योर हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, ज्यादा बार बार में एक ही चीज को दोहराते हुए ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। सब समझदार बच्चे हैं और 2 साल एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन अपडेट होना जरूरी है। अपने आप को अपडेट करना जरूरी होता है, इसीलिए अपडेटेड रहे हमेशा। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है बेटा, उसमें थ्योरी पार्ट होता है 20 नंबर का। 20 नंबर का क्या होता है? थ्योरी पार्ट। 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे। 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर का आपका होता है रिकॉर्ड। कोड बनाते हो ना, जो 2 साल से देते आ रहे हो, रिकॉर्ड। और 5 नंबर का होता है बेटा आपका वाइवा। क्या होता है? वाइवा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, वो वाइवा हो गया। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, ये सी प्रोग्रामिंग के हैं। आपके जो प्रैक्टिकल में है तो सी प्रोग्रामिंग है पूरा। तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा, संख्यात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा? डेफिनाइट इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए, निश्चित समाकलन को हल करने के लिए आपने क्या पढ़ा? सिम्पसन नियम पढ़ा, 1/3 ट्रेपेजॉइडल पढ़ा, वेडलैंड नियम पढ़ा। ठीक है, बीजीय और अबीजीय समीकरणों के हल ज्ञात करने के लिए आपने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े, जैसे पुनरावर्ती विधि पढ़ी, न्यूटन रेफसन विधि पढ़ी, रेगुला पाल्सी मेथड पढ़ा। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड पढ़ा। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए आपने कोस विलोपन विधि पढ़ी थी। यूलर्स मेथड पढ़ा था, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड पढ़ा था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो जो मैथमेटिकल पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा था, उसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम ये तो आपको एक सब कॉलेज में जो कंप्यूटर की फैकल्टी है तैयार करना होगा। ठीक है, वहीं पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? एज ए फॉर्मेलिटी है। समझ में आ रही बात? प्रोग्राम जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है जिनके पास, उनको भी अच्छे से नहीं आता है। और एग्जामिनर को भी पता होता है कि साइंस के बच्चे हैं, कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो सारा काम कॉपी में होता है, बस कंप्यूटर के सामने बैठा देते हैं तुम्हें, बाकी
प्रोग्राम देखा कंप्यूटर में से, लिख लिया, ये लो 20 नंबर अपने तैयार। ठीक है, सब म्यूच्योर हो। प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी आपका सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी अलग एक अहमियत है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारा पैटर्न समझ में आ गया। 120 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, पेपर का पैटर्न और प्रैक्टिकल। अब पेपर्स के बारे में चर्चा करते हैं। मैं यहां पर पेपर्स के नाम लिख रहा हूं और उसमें जो बुक्स कंटेंट कर रही है उसमें मैं नाम लिख रहा हूं बुक्स के। पहले पेपर, पेपर किस नाम से आता है और उससे रिलेटेड बुक। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट का नाम है बेटा अलजेब्रा। क्या नाम है, अलजेब्रा। और इससे रिलेटेड जो बुक आती है बेटा, में केवल एक ही बुक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित नाम से आएगी। अमूर्त बीजगणित के नाम से बुक आएगी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। दूसरा पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड का नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये पेपर का नाम है, सम्मिश्र विश्लेषण, और यही आपकी बुक का नाम है। इस वाले पेपर में भी क्या है, केवल एक बुक है। इस वाले पेपर में भी क्या है, केवल एक ही बुक है, वो भी किस नाम से है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। में नाम क्या है बेटा, सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, तीसरा जो पेपर आता है बेटा वो आता है मैकेनिक्स के नाम से, पेपर नंबर थर्ड, मैकेनिक्स के नाम से, मैकेनिक्स के नाम से। मैकेनिक्स का जो पेपर है उसमें बेटा दो बुक कंटेंट कर रही है, एक डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। पहली बुक है बेटा गति विज्ञान, गति विज्ञान, डायनेमिक्स, का है स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान, विज्ञान, स्टैटिक्स। डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, गति विज्ञान, स्थिति विज्ञान, ये आपके पेपर्स और ये इनसे रिलेटेड बुक्स। मतलब थ्योरी एग्जाम के लिए आपको कितनी बुक्स पढ़नी है बेटा, 4। फर्स्ट ईयर में भी 6 पढ़ी, सेकेंड ईयर में भी कितनी पढ़ी, 6 बुक पढ़ी, थर्ड ईयर में आकर के थोड़ा सा रिलैक्स, 4 बुक पढ़नी पड़। ये बुक्स के नाम हो गए, पेपर के नाम हो गए। अब बुक की बात करते हैं बेटा, बुक तो लानी है बेटा वो जेपीएच की लानी। कौन सा पब्लिकेशन, जेपीएच, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जो कि आप लेते आ रहे हो। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है, फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने जेपीएच की ली है, सेकेंड ईयर में भी, और थर्ड ईयर में भी आपको जयपुर पब्लिशिंग हाउस जेपीएच के नाम से जो वो आपको लेनी है, और ये बुक्स के नाम लिख दिए मैंने। ठीक है बात, ठीक है। अब दूसरी बात ये, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आपको हिंदी मीडियम की बुक लेनी है। का रीजन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में फिर से बताता हूं कि हिंदी मीडियम की जो जेपीएच की बुक है इन नाम से, उसमें बेटा जो कंटेंट, जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट आ रहा है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिलेटेड जो जितना भी कंटेंट है वो कंप्लीट उस हिंदी मीडियम की बुक में आ रहा है। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है उसमें बेटा सिलेबस पूरा नहीं। ठीक है, और जो पेपर बनता है
वो भी हिंदी मीडियम की बुक। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए मेरी बात। अब बात आती है लैंग्वेज की। तो क्वेश्चन पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी मीडियम की बुक में दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है, और थ्योरी थ्योरी की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पर ही दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल पढ़ाएंगे। दोनों लैंग्वेज में जो भी थ्योरी होगी, तो रियल एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ी, कैसे पढ़ाते थे अपन? हिंदी में बोर्ड पे लिख दिया, इंग्लिश में बोल के लिखा दिया, या इंग्लिश में कभी बोर्ड पे लिख दिया, हिंदी में बोल के लिखवाया। तो दोनों लैंग्वेज में। और जो टर्म्स है आप देख रहे हो अभी इंट्रोडक्शन क्लास में ही, कि मैं दोनों लैंग्वेज के टर्म्स को यूज कर रहा हूं। जो चीज मैं हिंदी में बता रहा हूं वो चीज आपको इंग्लिश में भी बता। क्लियर बात? तो वो कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे पढ़े हुए हमसे, तो सब पता है कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंस्पायर एकेडमी आज ठाकुर जी कृपा से लेवल्स पे है कि उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, नाम मात्र ही काफी है। 2 साल से हम बच्चों के लिए रिवीजन बैच भी चला रहे हैं। तो 2 साल से बच्चे भ्रमित है, अरे भ्रमित है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी नहीं लेगी, सब बच्चे कंफ्यूज चलते हैं। तो लास्ट में जब यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है, टाइम टेबल डालती है, तब बच्चे घबरा जाते हैं, सर अब क्या करें अब क्या करें। तो एक नाम मात्र एक ही कोचिंग इंस्पायर एकेडमी ऐसा है जिन्होंने 2 साल दोनों साल बच्चों को रिवीजन करवाया, ठीक है, और कंप्लीट, और इस तरह से करवाया है कि जितना कंटेंट हमने करवाया है इसमें जो आपको रिक्वायर्ड है मिनिमम क्राइटेरिया, वो पूरा आपको पेपर में मिला। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 नंबर का कंटेंट आपको अटेम्प्ट करना था, हर पेपर में कम से कम 24 नंबर का कंटेंट आपको मिला। जिस बच्चे ने साल भर कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ा, वो बच्चा भी अगर हमारी रिवीजन क्लास लिया तो उसको फायदा मिला, और अच्छे से तैयार किया तो उसके पूरे मार्क्स भी आए, उसके पूरे मार्क्स भी आए हैं। तो ये सारी चीजें बेटा अब पढ़ाते हुए आज इतना अनुभव हो गया है कि यूनिवर्सिटीज पास होने के लिए तो कोई भी कंटेंट आपको कभी भी करवा सकते हैं। पास होने के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो, यहाँ बढ़िया नॉलेज के लिए सारी सारी चीजें अपन तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, सारे सारे सवाल एक्सरसाइज के यहाँ बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, सारे सवाल यहाँ बोर्ड पे कराता हूँ। तो वो पास होने के लिए थोड़ा ना, बढ़िया नॉलेज के लिए कि प्रैक्टिस रहे हमारी। कोई भी चीज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की खासियत यही होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो टॉपिक आपका तैयार होगा, है ना, उतना ही वो टॉपिक आपका तैयार होगा। ठीक है, पास होने के लिए तो बच्चों को 20 दिन में पास करवा दिया और बढ़िया नंबर हो रहा है। ठीक है, वो चीजें हमें पता है कि हमने 20 दिन में, मात्र 20 दिन में कैसे करवाया, कैसे क्या करवाया, लेकिन बच्चों को हमने हर हाल में तैयार करके भेजा है। बहुत मेहनत की है, और बच्चों ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की डिवीजन वाले कोर्स में। ठीक है, चलो जो भी है वो पीछे की बातें हैं, अब अपन आगे की बातों के बारे में चलो। सबसे पहले अपन बेटा पेपर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि 2 तरीके की मैथमेटिक्स होती है, सभी जानते हैं, हर साल बताते हैं, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स वाले पार्ट में जैसे आप लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ा पढ़ा था, सर ये ऐसा क्यों हुआ, ये परिभाषा है। जैसे ओपन सेट्स के बारे में अपन बात करते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, सर ओपन सेट है तो क्यों हुआ, क्या कंडीशन आपने बताई, कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, रियल एनालिसिस एक पहला पेपर बीएससी में ऐसा आता है जिसमें आप थ्योरम्स वगैरह देखते हो, क्या थियोटिकल पार्ट ज्यादा देखते हो। अब आप थोड़ा सा क्या है मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो थ्योरिटिकल पार्ट के लिए, प्योर मैथमेटिक्स वाले पार्ट के लिए। यहां पर आपके पास 2 पेपर ऐसे आ गए, अमूर्त बीजगणित अलजेब्रा का जो पेपर है, इसमें आप लगभग 90% या 95% थ्योरम ही थ्योरम पढ़ोगे। बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत कम नाम मात्र के क्वेश्चंस और थ्योरम्स ज्यादा, और क्वेश्चंस भी ऐसे जो थ्योरम्स की तरह। समझ में आ रही बात? क्वेश्चंस भी ऐसे पढ़ेंगे जो थ्योरम्स की तरह एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, वो भी एक थ्योरम की तरह। तो नाम मात्र के क्वेश्चंस, बाकी थ्योरम ही थ्योरम पढ़ेंगे। दूसरा,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सेकेंड ईयर में पढ़ा रियल एनालिसिस। हमने क्या किया, रियल वेरिएबल के फंक्शन के बारे में स्टडी की, उसकी लिमिट के बारे में पढ़ा, उसकी अवकलनीयता के बारे में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन पढ़ा हमने, रीमान इंटीग्रेशन से इंटरवल में अगर वो कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होता है, बाउंडेडनेस थ्योरम की थी। तो वो सारी स्टडी अपन ने वहां पे की, ठीक है। और उसी का एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे हम रियल नंबर के सेट की बात करते हैं कि रियल नंबर के सेट का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। तो जो चीजें हमने रियल एनालिसिस में पढ़ी थी वही चीजें अपन यहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बस फर्क ये आ जाता है कि वहां पर जो वेरिएबल था वो रियल वेरिएबल था, और यहां पर जो वेरिएबल है वो बेटा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, सम्मिश्र चर होगा। भाई पढ़ेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो सारी स्टडी अपन यहाँ पे करेंगे। देर बात यहां तक अच्छे से। चलो डायनेमिक्स वाले पेपर में, सिक्स में पढ़ा हुआ डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब गति विज्ञान, मूविंग पार्टिकल की स्टडी करना, गतिशील पार्टिकल की स्टडी करना, ठीक है। और स्थिति विज्ञान तो पार्टिकल एट रेस्ट है उसके बारे में स्टडी, ठीक है। जैसे दो खंभों के बीच में किसी तार को आप कस के बांध देते हो, बंधा हुआ रहता है, आपने कई जगह देखते हैं, लेकिन फिर भी उसमें झोल रहता है बेटा। वो क्यों रहता है, क्या शेप बनती है, कैटेनरी होता है बेटा। कई जगह जैसे कैलकुलस में आपने नाम सुना होगा कि दिए गए कैटेनरी का चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए या संपूर्ण लंबाई ज्ञात कीजिए। पढ़ा था कैलकुलस में, फाइंड द होल द लेंथ ऑफ गिवन कैटेनरी। तो जो कैटेनरी आपने पढ़ा वो अपन यहां पर बिल्कुल उसकी स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन, घर्षण, घर्षण के बारे में सब जानते हो, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं कि आप लोगों के पास। घर्षण जैसे अपन चल रहे हैं, मैं यहां खड़ा हूं तो इस सरफेस और मेरे बीच में क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स है। तब मैं यहां स्टेबल खड़ा हूं, अदरवाइज खड़ा हो सकता हूं क्या, नहीं तो मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता था, फिसल जाता, स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो ये सारे पेपर्स है, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे एनालिसिस करते जाए। सबसे पहले पेपर स्टार्ट करेंगे बेटा अपन, पेपर नंबर सेकंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अरे स्टार्ट करो। पेपर्स के नाम लिख लिए क्या सबने, पेपर्स के नाम लिख लो फटाफट 1 मिनट में। ये बेटा चलो आगे। पेपर नंबर सेकंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर और सम्मिश्र चर के फलन के बारे में, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले जो हमने एलिमेंट्री जो नंबर होते हैं हमारे, एलिमेंट्री जो सेट होते हैं, जो प्राकृत संख्या हुई, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब जानते हैं बेसिकली। लेकिन एक बार फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सरस्वती माँ को अपन याद करते हुए अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं, और आज से ही पहली क्लास से ही अपन अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलो सेट्स की बात कर रहे हैं। पहला जो सेट आता है एलिमेंट्री सेट, संख्या है, नेचुरल नंबर्स,
प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल एन से। कैसे नंबर्स आते हैं इसमें? 1 2 3 4 5, मतलब एक से लगा करके सभी कंप्लीट नंबर्स, 1 से चालू करते हुए सभी कंप्लीट नंबर्स किसमें आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से ये सेट होता है। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, सब जानते हैं, और नहीं जानते तो लिख लेंगे। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स क्या होते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हो ऑल नंबर्स का सेट। और नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए, नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए, क्या हो जाता है? सेट ऑफ ऑल नंबर्स। मतलब जीरो और शामिल कर दो नेचुरल नंबर्स में, क्या बन जाएगा? ऑल नंबर्स, पूर्ण संख्या, ठीक है। इंटीजर्स, पूर्णांक, पूर्णांक, इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा? या तो कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से। कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल आई से और कैपिटल जेड से, ठीक है। कैपिटल आई और कैपिटल जेड में क्या आते हैं? जितने भी होल नंबर्स है वो और उनके नेगेटिव साइन, जितने भी होल नंबर्स है वो और उनके नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर्स बनते हैं वो जीरो और प्लस जीरो और माइनस जीरो एक ही है, प्लस माइनस एक आ जाएगा, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। पूर्ण संख्याएं जितनी भी नेगेटिव साइन के साथ होगी उस सब मिलकर के क्या बनाएगा? इंटीजर्स, पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर p और q क्या होता है बेटा? p और q क्या होता है? इंटीजर्स। और q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी भिन्न के हर में जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो हो, तो वो डिजिट क्या हो जाती है बेटा? डिफाइन नहीं होती है, इन्फिनिटी हो जाता है। और इन्फिनिटी अपने आप में डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इन्फिनिटी का एग्जिस्टेंस नहीं है, हम क्या कहेंगे? दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के सेट को लिखते हैं बेटा क्यू से। और क्यू में क्या है? कोई अगर संख्या आ रही है एक्स, तो एक्स किस फॉर्म में होगी? पी बटे क्यू। यहां पर पी और क्यू क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स, कैपिटल आई में होना चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना। ये रेशनल नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिख दिया 2/7, 3/1, रूट 3/2, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ भाई, नहीं है। ये रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट 3 क्या पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 के आसपास होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या नहीं है? रेशनल नंबर नहीं, परिमेय संख्या नहीं। 3/2, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स थे बेटा आपके पास, सबके नीचे एक लगा दो, क्या बन गया? परिमेय संख्या। मतलब जितने भी
पूर्णांक हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं भी है। क्लियर? ज्यादा कुछ इसमें डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें हम सब जानते हैं, बस एक रिवीजन के तौर पे हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होगा, बेस से डिनोट करते हैं तो क्या आएगा, कोई संख्या x है तो x इज नॉट ए रेशनल नंबर, x इज नॉट ए रेशनल नंबर, x परिमेय संख्या नहीं है, मतलब p बटे q रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक। जैसे लिखने को तो √3/2 लिखा ही था, लेकिन p और q पूर्णांक नहीं नहीं है ना, इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर। क्लियर? क्या लिखेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू, जितने भी परिमेय संख्याएं उसको छोड़ करके जो संख्याएं बनती है वो सारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है बात? फॉर एग्जाम्पल √3, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पाई जो होता है वो भी इरेशनल नंबर है, बहुत सारी संख्या हो गई, जो परिमेय नहीं है वो सब अपरिमेय है सब। ठीक है, ये सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लास्ट में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट 8 से डिनोट करते हैं। जितनी भी परिमेय और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है उनका यूनियन, तो सभी मिलकर के क्या बनाती है, सेट ऑफ रियल, क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं बनाती है। मतलब कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो कि परिमेय या अपरिमेय है, सब क्या है, वास्तविक। सब क्या है बेटा, वास्तविक। ठीक है, मतलब आयोटा वाली संख्याएं को छोड़ दो, बाकी सब क्या है, रियल नंबर। तो आपने एनालिसिस किया बेटा यहां पर, आपने यहां पर एनालिसिस किया, सभी नेचुरल नंबर्स किसमें आ रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं। सभी होल नंबर्स किस में आ रहे हैं, इंटीजर्स में आ रहे हैं। सभी इंटीजर्स किस में आ रहे हैं, रेशनल नंबर्स में आ रहे हैं। और सभी रेशनल नंबर्स किस में आ रहे हैं, रियल नंबर्स में। मैंने बताया था ना, इंटीजर्स के नीचे, सबके नीचे एक लगा दो, क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएगी, अरे परिमेय संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। चलो ये लिख लो सेट्स। मैं अगर सबसे छोटा सेट की बात करता हूं बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है, ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है, सेट ऑफ होल नंबर्स। लेकिन होल नंबर में कम से कम एक एलिमेंट इससे अलग है, जीरो। तो मैं ऐसे बना दूं, इससे बड़ा बना दूं, ये सेट ऑफ होल नंबर हो गया, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट इसके अंदर आ रहा है। अब होल नंबर्स किस में आ रहे हैं, इंटीजर्स में, ये ऐसे बना दूं, ये इंटीजर्स का सेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। अब इंटीजर्स किस में आ रहे हैं, रेशनल नंबर्स में, ठीक है, और सारे रेशनल नंबर्स किस में आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स में नहीं, रियल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर तो दोनों अपोजिट हो गए, बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, पूरक है। जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, और जो इरेशनल में है वो रेशनल नंबर्स में कभी भी नहीं आ सकता। ये किस में आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ये उतारो, तभी लिख लेंगे सेट्स, एलिमेंट्री सेट्स।
लिया, देखो रेशनल नंबर से लिखो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। अब रियल नंबर का एक्सटेंशन जो फॉर्म होता है बेटा, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल नंबर्स किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं स्कूल एजुकेशन में, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को किस तरह से डिनोट करते हैं? स्मॉल जेड से। जनरली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जेड से। क्या लिखा जाता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। दो टर्म्स के रूप में लिखा जाता है, एक एक्स और एक आयोटा वाई, दोनों के योगफल के रूप में, सम के रूप में लिखा। जहां पर एक्स क्या कहलाता है बेटा? उसका रियल पार्ट, रियल पार्ट, और वाई क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। दोनों होते हैं क्या है बेटा? एक्स और वाई क्या होते हैं यहां पर? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए जो एक्स और वाई, जो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स। दोनों होते हैं रियल नंबर्स। और आयोटा के बारे में सभी जानते हैं आप कि आयोटा क्या होता है? आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा क्या होता है? रूट ऑफ -1। ठीक है बात। जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, सम्मिश्र संख्या है। इसको दो टर्म्स के रूप में लिखा जाता है, एक उसका रियल पार्ट और एक आयोटा मल्टीप्लाई उसका इमेजिनरी पार्ट, जहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स और आयोटा। ठीक है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को लिखा जाता है आई एम ऑफ जेड, दैट इज वाई। ठीक है बात यहां तक अच्छे से? नाउ अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है, क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर जानते हो ना? दो एलिमेंट्स का पेयर। इसमें एक नियम से लिखा हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा और सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ये उसमें एक निश्चित नियम बना हुआ होता है। ओके, नाउ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको क्या लिखा जाता है बेटा? एक ऑर्डर्ड पेयर। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आएगा इसका रियल पार्ट x और सेकंड पोजीशन पे आएगा x का इमेजिनरी पार्ट y। ठीक है बात? x y मतलब क्या? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? हर एक ऑर्डर्ड पेयर को मैं एक टू डायमेंशन प्लेन में प्लॉट कर सकता हूं बेटा। हर एक ऑर्डर्ड पेयर को मैं क्या कर सकता हूं? द्विम निर्देशांक ज्यामिति में एक बिंदु के रूप में आरेखित कर सकता हूं। अरे आप लिखते हो 1 2, 1 2 क्या है? एक कोऑर्डिनेट ही तो है, एक कोऑर्डिनेट है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2। आप लिखते हो ऐसे, एक 1 2 पॉइंट है, जैसे 3 डायमेंशन में पॉइंट लिखते हो 1 2 3, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 2। ये भी क्या है? एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। कौन से प्लेन में? 2 डायमेंशन में और एक पॉइंट के रूप में।
करे प्लॉट। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है क्या? एग्जाम्पल लिख देते। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल 1 + 2 आयोटा, तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 √3 + आयोटा √3 1 2 2 है। 2 क्या लिख सकते हैं? 2 + आयोटा 0, रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 0। मतलब हर एक रियल नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक वास्तविक संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी लिख सकता हूं। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 0 आयोटा 3 या 3 आयोटा, रियल पार्ट 0 हो गया। क्या हो जाएगा? रियल पार्ट x0। समझ में आ गई बात सब अच्छे से? अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा प्लॉट करने के लिए इधर समझना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखा जाता है? एक ऑर्डर्ड पेयर में। और हर एक ऑर्डर्ड पेयर को हम 2 डायमेंशन में एक पॉइंट के रूप में प्लॉट कर सकते हैं। एक पॉइंट के रूप में क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट के रूप में आलेखित कर सकते हैं। यहां भी एक प्लेन होगा, यहां भी क्या होगा? एक प्लेन होगा। ये ओरिजिन हो गया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, को वाई एक्सिस। इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा रियल एक्सिस, वास्तविक एक्स। रियल एक्सिस, वास्तविक एक्स। रियल एक्सिस, वास्तविक एक्स। फिर इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर के वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट किया जाता है मतलब इमेजिनरी पार्ट को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक एक्स। क्या कहेंगे? काल्पनिक एक्स, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक एक्स, ये वास्तविक और ये काल्पनिक। और पूरा जो प्लेन है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे वो बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल। जो उसका स्टैंडर्ड नेम है वो है बेटा ऑर्गेंट समतल। डिनोट करते हैं ऑर्गेंट समतल, स्टैंडर्ड नेम है ये। ओके, अब बात आती है 2 डायमेंशन में प्लॉट करने की। एक्स कोऑर्डिनेट इस पे मान लेते हैं यहां तक का ये डिस्टेंस एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहां से यहां तक ये वाई। तो ये पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं हम? ऐसे, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, ये पॉइंट क्या हो गया आपका? एक्स वाई। ऐसे ही बनाते हैं। जैसे 1 2 है तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2, जो जहां मिल रहा है वो अपन प्लॉट कर। ये हो गया एक्स डिस्टेंस और ये हो गया बेटा वाई डिस्टेंस। ये हो गया एक्स और ये वाई, मतलब ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी क्या है? एक्स। क्लियर बात यहां तक? यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है। मतलब क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 1 2 को मैं यहाँ प्लॉट कर सकता हूँ, √3 1 यहाँ प्लॉट कर सकता हूँ, 2 0 एक्स एक्सिस पे होगा, 2 0 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, 0 3 वाई एक्सिस पे होगा। मतलब क्या कि हर एक सम्मिश्र संख्या को किस रूप में लिखा जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब उसको एक पॉइंट की तरह इस समतल में डिनोट किया जा सकता है। मतलब हर एक सम्मिश्र संख्या के संगत एक यहां पर पॉइंट होगा, हर एक सम्मिश्र संख्या के संगत यहां पर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट होगा। अब जैसे मैंने यहां एक पॉइंट लिखा, माइनस का 2 1, तो माइनस के 2 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? -2 + 1 आयोटा या आयोटा 1, -2 + आयोटा 1। मतलब क्या कि कोई भी पॉइंट है
उसके एक्स कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और वाई कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकता हूं, एक सम्मिश्र संख्या लिख सकता हूं। आई बात समझ में? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का 2 प्लस 1 आयोटा। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी पॉइंट है, यहां पर कोई भी बिंदु है, उसके संगत से एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी। एक सम्मिश्र संख्या में लिख सकता हूं। यहां पर कोई भी पॉइंट है, उसके संगत एक सम्मिश्र संख्या, और हर एक सम्मिश्र संख्या के संगत यहां पर एक पॉइंट। दोनों तरफ से बात क्या है? ट्रू है। हर एक सम्मिश्र संख्या के संगत इस समतल में एक पॉइंट होगा। यहां पर कोई भी पॉइंट है, उसके संगत यहां पर क्या होगी? एक सम्मिश्र संख्या होगी। क्लियर बात? चलो लिखो। सम्मिश्र संख्या लिखो, उसके बाद ये वाला पार्ट ये बनाओ। अजय बेटा लिख लिया? कहां तक लिख लिया? देखो इससे आगे, इससे आगे देखो, ये वाला पार्ट लिखो और ये बनाओ। ओके, चलो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या कहा? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपन ने क्या कहा? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जा सकता है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन सम्मिश्र तल में एक पॉइंट की तरह प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, वो सारी जानकारी अपन ने बात कर ली। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में अपन पर बात कर रहे हैं। मापांक, 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 मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी सम्मिश्र संख्या है, तो उसका मॉडुलस जो होता है बेटा, उसको डिनोट किया जाता है मॉड ऑफ जेड से। और ये होता क्या है? रूट ऑफ इस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दैट इज एक्स क्या है? इसका रियल पार्ट, वाई क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट। मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला बना।
जिस सम्मिश्र संख्या का मापांक हो गया। अब देखना, मेरी बात समझना, x क्या है? रियल नंबर है। x का स्क्वायर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जीरो हो सकता है। अगर x जीरो होगा तो x का स्क्वायर भी जीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी स्थिति में x का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, चाहे x नेगेटिव हो, लेकिन उसका y क्या है? रियल नंबर। y का स्क्वायर नॉन नेगेटिव अऋणात्मक वास्तविक संख्या हो, और दो अऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का योग भी अऋणात्मक वास्तविक संख्या, और का अंडर रूट भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव। तो मोड जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है बेटा, वो क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, अऋणात्मक वास्तविक संख्या। जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा बेटा? जब ये टर्म भी जीरो हो जाए, ये टर्म भी जीरो हो जाए। एक्स स्क्वायर जीरो कब होगा? जब एक्स जीरो। वाई स्क्वायर जीरो कब होगा? जब वाई जीरो। मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो होने से मतलब क्या है? कि उसका रियल पार्ट भी जीरो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं यहां पर, नोट करके कुछ। फर्स्ट, इफ z is equals to 0, that implies of z is also 0, और मोड ऑफ z 0 है तो z बराबर क्या होगा? दूसरा मॉडुलस के लिए क्या प्रॉपर्टी है बेटा? z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनके मल्टीप्लीकेशन का जो मोड होता है बेटा, वो उनके अलग अलग मोड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, अलग अलग मोड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। मोड ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 बराबर क्या होगा? मोड ऑफ z1 मल्टीप्लाई मोड ऑफ z। तीसरी प्रॉपर्टी, मोड ऑफ z1 अपॉन z2 बराबर क्या होगा? मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z। z2 जीरो नहीं होना चाहिए। वही बात है, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, भिन्न रूप में लिखा हुआ है, तो उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए z2 जीरो नहीं होना। चौथी प्रॉपर्टी देखो, z1 प्लस z2, मैं लिख रहा हूं एक बार, z1 माइनस z2, वापस z1 प्लस z2, और z1 माइनस z। तो चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, अंदर चाहे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, जब उनका अलग अलग मोड करोगे आप और बीच में प्लस लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, और बीच में माइनस लगाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूं मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, यहां पर साइन आएगा लेस देन। यहां भी मैं लिखूं जैसे मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, यहां भी साइन आएगा मोड। यहां पे प्लस है, फिर मैं माइनस लिखता हूं, साइन आएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल। यहां भी सेम। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना है। चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर अगर आप प्लस लगाते हैं तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, और माइनस लगाते हैं तो क्लियर। ये तो हो गई अपनी जनरल बात। अब देखो, तो ऊपर वाला पार्ट है, टू डायमेंशन में किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखा था। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0 0। ये पॉइंट क्या है? एक्स वाई। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं बेटा, दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो इनके बीच में दूरी क्या होगी? दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स कोमा वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
तो ये क्या है उसके लिए? का मॉडुलस का मापांक है, अभी बताया मैंने। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाने वाले जो रेखा है, की लेंथ किसके बराबर होगी, उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक के बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मापांक बराबर होगी, मोड ऑफ जेड के बराबर होगी। के बराबर होगी बेटा, मोड ऑफ जेड के बराबर। मोड ऑफ जेड के बराबर। ये लेंथ किसके बराबर हो गई? मोड ऑफ जेड। अगर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये किसके बराबर है? उसके मॉडुलस के बराबर। क्या? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मूल बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन है, तो आप जनरली क्या बोलते हो? ध्रुवांतर रेखा, रेडी वेक्टर। ध्रुवांतर रेखा बोलते हो, रेडी वेक्टर बोलते हो। यहां पर ये जो डायग्राम बनाया था आपने, ये लाइन मिला करके इसको किससे डिनोट कर दोगे? मोड ऑफ जेड से इसकी लंबाई को। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लो आप सभी। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है, ये सभी आप लोग लिख लेंगे। मॉडुलस लिखो और देन इसकी प्रॉपर्टीज। मॉडुलस और इसकी प्रॉपर्टीज फटाफट लिख लेंगे सभी। लो, सारे कंप्लीट लिख लो यहां तक। साथ के साथ प्रॉपर्टी लिख लेंगे। और आज के लिए बेटा नहीं करेंगे, फर्स्ट क्लास थी। अपन ने पेपर्स के बारे में पता कर लिया और पेपर स्टार्ट भी कर दिया हमने, पेपर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कल इससे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो चालू कर देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं सबको बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आई होगी। अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने साथी हैं, कॉलेज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, सबको आप इन्फॉर्म करें। क्लास स्टार्ट हो गई है। 2 साल जो बीत गए उनको पीछे छोड़ दो। जहां जैसा एग्जाम हो गया वो हो गया खत्म काम। अब बिल्कुल फुल लेंथ के साथ आपका एग्जाम। और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, देखो डिग्री पे बात आ जाएगी। समझ में आ रही बात? डिग्री पे बात आ जाएगी, क्योंकि फाइनल ईयर में आपको डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए, आगे आपका करियर बनाना है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करोगे, बढ़िया से नंबर आने। ठीक है भाई, आप सभी को शुभकामनाएं नए सेशन के लिए। बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और कल से रेगुलर। ठीक है, धन्यवाद।